सोचिए, भारत में एक तरफ सरकार कह रही है कि E20 पेट्रोल से हमारा देश विदेशी तेल पर निर्भरता कम कर रहा है और अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा बचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज भारत में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं और सरकार को चीनी की कीमतें नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने और यहाँ तक कि सीमित मात्रा में चीनी आयात करने जैसे विकल्पों पर विचार करना पड़ रहा है। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लिए वही गन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें चीनी मिलती है? और अगर ऐसा है तो क्या हम विदेशी तेल बचाने के चक्कर में देश के अंदर चीनी महंगी कर रहे हैं? आज इसी सवाल का पूरा हिसाब समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले E20 को समझते हैं। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और लगभग 80% पेट्रोल। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग को धीरे धीरे बढ़ाया। 2022-23 में औसत ब्लेंडिंग करीब 12% थी। 2023-24 में यह लगभग 14.6% हुई। 2024-25 में करीब 19.2% और 2025-26 में यह 20% तक पहुंच गई। अर्थात अब E20 भारत की फ्यूल पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सरकार का तर्क है कि एथेनॉल देश में ही बनाया जाता है, लेकिन जितना एथेनॉल पेट्रोल में इस्तेमाल होगा उतनी मात्रा में इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की जरूरत कम होगी और इससे विदेशी मुद्रा बचेगी। यह बात सिर्फ सरकार का दावा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के कारण 2014-15 से अब तक 1.9 लाख करोड़ यानी कि 1.9 लाख करोड़ से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज सेविंग हुई है और यह 300 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा क्रूड ऑयल की जगह एथेनॉल ने ली है। तो यहाँ एक बात साफ है, यह कहना गलत होगा कि एथेनॉल से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि एथेनॉल बनता किससे है। भारत में एथेनॉल कई फीड स्टॉक से बनाया जाता है, जैसे गन्ना, मोलेसेस, मेज, राइस और दूसरे ग्रेन्स। लेकिन शुगर इंडस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और यहीं से शुरू होता है हमारा फूड वर्सेस फ्यूल का सवाल, क्योंकि गन्ने से हमें दो महत्वपूर्ण चीजें मिल सकती हैं, चीनी और एथेनॉल। अगर गन्ने को ज्यादा मात्रा में एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया जाता है तो उसी गन्ने से बनने वाली चीनी की मात्रा कम हो सकती है और अगर बाजार में चीनी की सप्लाई कम होती है तो डिमांड वही रहने पर या बढ़ने पर कीमत ऊपर जा सकती है। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, कम सप्लाई प्लस ज्यादा डिमांड इज इक्वल टू ज्यादा प्राइस, और भारत में आज कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा देखिए कि कितनी चीनी एथेनॉल में जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों के मुताबिक शुगर सीजन 2022-23 में लगभग 43 लाख मेट्रिक टन शुगर इक्विवेलेंट एथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया गया। 2023-24 में करीब 24 लाख टन और 2024-25 में लगभग 34 लाख टन। लेकिन मौजूदा स्थिति और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 सीजन में लगभग 30 लाख टन शुगर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट होने का अनुमान है, यानी लगभग 10% शुगर प्रोडक्शन एथेनॉल की तरफ जा सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर वही 30 लाख टन चीनी के रूप में मार्केट में आता तो डोमेस्टिक सप्लाई कितनी बढ़ सकती थी। यही वह सवाल है जिस पर अब सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। और अब देखिए चीनी की कीमत में कैसे पिछले दिनों में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त 2026 में भारत में शुगर प्राइसेस में तेज उछाल आया है। रिटर्स के अनुसार पिछले लगभग एक महीने में शुगर प्राइसेस करीब 10% बढ़ चुकी थी और कुछ होलसेल मार्केट्स में कीमतें रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई। कोल्हापुर जैसे बड़े शुगर मार्केट में होलसेल प्राइस अगस्त की शुरुआत में लगभग 4,716 प्रति 100 केजी तक पहुंच गई और बाद में यह लगभग 5,350 रुपए प्रति 100 केजी के रिकॉर्ड स्तर तक भी पहुंची। तो सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ एथेनॉल की वजह से यह सब हुआ? नहीं। अगर कोई और वीडियो में आपको कहता है कि चीनी महंगी होने की सिर्फ एक वजह है जो कि E20 है, तो वह पूरी कहानी नहीं बता रहा, क्योंकि कई दूसरी वजहें भी हैं। आइए हम समझते हैं कि चीनी महंगे होने की दूसरी वजहें क्या क्या है। पहली बड़ी वजह है कमजोर रेनफॉल एंड शुगर केन प्रोडक्शन पर दबाव। महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इन राज्यों में बारिश से जुड़ी चिंताओं ने अगले सीजन की प्रोडक्शन को लेकर चिंता बढ़ाई है।
दूसरी वजह है फेस्टिवल डिमांड। भारत में अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार आते हैं और इस दौरान मिठाई, कॉन्फेक्शनरी, बिस्किट और बेवरेजेस में शुगर की डिमांड बढ़ती जाती है। तीसरी वजह है कम ओपनिंग स्टॉक्स। आईसीआरए के अनुसार 2025-26 सीजन के अंत में शुगर इन्वेंट्री पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम रहने की संभावना है और जब इन्वेंट्री कम हो तो मार्केट नेचुरली ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन यही एथेनॉल फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब सप्लाई पहले ही टाइट हो और अगर लगभग 30 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट एथेनॉल में डाइवर्ट हो रहा है तो इसका असर सप्लाई डिमांड बैलेंस पर पड़ सकता है। आइए अब समझते हैं कि क्या एथेनॉल अकेला चीनी महंगी कर रहा है या और भी वजहें हैं। तो इसका जवाब है नहीं, एथेनॉल अकेला कारण नहीं है, लेकिन यह सप्लाई को और टाइट करने वाला एक फैक्टर हो सकता है और यही डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि किसी बाजार में पहले ही 100 यूनिट्स चीनी उपलब्ध है और डिमांड 100 यूनिट्स की है। अगर सूखा या खराब रेनफॉल के कारण सप्लाई घटकर 95 हो जाए तो प्राइस बढ़ सकती है। अब अगर उन्हीं परिस्थितियों में उसमें से 3 यूनिट और एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट हो जाए तो मार्केट में अवेलेबल शुगर सिर्फ 92 यूनिट्स रह जाएगा। यानी एथेनॉल शॉर्टेज पैदा करने वाला अकेला कारण नहीं है, लेकिन शॉर्टेज की स्थिति को और गंभीर बना सकता है। आइए अब समझते हैं कि अब सरकार खुद क्या सोच रही है। यहाँ कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगस्त 2026 की रियूटर्स रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले शुगर सीजन में शुगर केन से एथेनॉल प्रोडक्शन को सीमित करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट को एथेनॉल से हटाकर शुगर प्रोडक्शन की तरफ लाया जा सकता है और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को बनाए रखने के लिए मेज और राइस जैसे फीड स्टॉक्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। यानी सरकार के सामने अब एक नया सवाल है, अगर E20 रखना है तो क्या हर हाल में एथेनॉल के लिए गन्ना ही इस्तेमाल करना जरूरी है? शायद नहीं। और यही भारत की एथेनॉल पॉलिसी का सबसे बड़ा पॉलिसी चैलेंज सामने आता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि फूड या फ्यूल में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है फ्यूल सिक्योरिटी, हमें इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। भारत अपनी क्रूड ऑयल कंजम्पशन का लगभग 88 से 89% इंपोर्ट करता है, इसलिए डोमेस्टिक एथेनॉल का इस्तेमाल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फायदा दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है फूड सिक्योरिटी। चीनी भी देश की फूड इकोनॉमी का हिस्सा है और अगर गन्ने के इस्तेमाल फ्यूल के लिए लगातार बढ़ता है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि देश में फूड रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त चीनी बच रही है या नहीं। यानी सवाल यह नहीं होना चाहिए कि एथेनॉल अच्छा है या बुरा, सवाल यह होना चाहिए कि एथेनॉल किस चीज से बन रहा है। अब आइए समझते हैं कि गन्ने से एथेनॉल की एक और समस्या है और वो है पानी। नीति आयोग की एथेनॉल रोड मैप में शुगर केन को हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप बताया गया था। उस अध्ययन के अनुसार शुगर बेस्ड एथेनॉल के लिए लगभग 3000 लीटर पानी पर लीटर एथेनॉल तक का वाटर फुटप्रिंट हो सकता है। यानी कि पर लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ सकती है। अब सोचिए, भारत में कई इलाके पहले से ही ग्राउंड वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, मतलब पानी की कमी है वहां पे जमीन में, और हम उसी पानी को इंटेंसिव क्रॉप को फ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर लीटर एथेनॉल का पानी सीधे पेट्रोल पंप तक जाता है, बल्कि पूरा मुद्दा एग्रीकल्चर वाटर रिक्वायरमेंट का है। इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या हमें फ्यूल के लिए ज्यादा गन्ना उगाना चाहिए या कम पानी वाली क्रॉप्स और दूसरे फीड स्टॉक्स पर शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि E20 से देश ने पैसा बचाया है, और क्या ये बात सही है? अब सरकार के इस पक्ष को भी पूरी ईमानदारी से समझते हैं। सरकार के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने अब तक 1.9 लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचाया है, 300 लाख टन से ज्यादा क्रूड ऑयल सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब उतना तेल बचाया है क्रूड ऑयल इंपोर्ट होने से, और किसानों को बड़ी मात्रा में अतिरिक्त इनकम उपलब्ध कराया है। इसलिए यह कहना कि E20 से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, तथ्यों के हिसाब से सही नहीं होगा। एथेनॉल ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में वास्तविक योगदान दिया है, लेकिन यह सवाल अभी भी पूरी तरह जायज है कि क्या उस बेनिफिट की कीमत शुगर कंज्यूमर्स और वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा तो नहीं चुकानी पड़ रही। अब समझते हैं कि इन सब का असली समाधान क्या हो सकता है। मेरी नजर में डिबेट को E20 वर्सेस नो E20 बनाने की जरूरत नहीं है।
हमें बेहतर एथेनॉल पॉलिसी चाहिए। पहला, शुगर केन बेस्ड एथेनॉल पर डिपेंडेंस कम किया जाना चाहिए। दूसरा, मेज और दूसरे सुटेबल फीड स्टॉक्स का शेयर बढ़ाया जाए। तीसरा, जहां पानी की कमी है वहां शुगर केन कल्टीवेशन को एग्रेसिवली बढ़ावा देने से बचना चाहिए। चौथा, जब डोमेस्टिक शुगर स्टॉक्स बहुत कम हों और प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हों तो शुगर डाइवर्जन पॉलिसी को टेम्पररीली एडजस्ट किया जा सकता है। और पांचवा, सरकार को एक डायनेमिक सिस्टम बनाना चाहिए। जब शुगर सरप्लस हो, एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाइए। जब शुगर की शॉर्टेज हो तो फूड सप्लाई को प्रायोरिटी दीजिए, यानी पॉलिसी रिजिड नहीं रखिए। मार्केट और फूड सिक्योरिटी कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आखिरी सवाल कि E20 भारत के लिए एक फायदा है या नुकसान। अब पूरे वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां पे हम कंक्लूड करने वाले हैं। अगर सवाल है कि क्या एथेनॉल ने इंडिया को इंपोर्टेड क्रूड ऑयल कम करने में मदद की है, तो जवाब है हाँ। अगर सवाल है क्या एथेनॉल प्रोग्राम से फॉरेन एक्सचेंज बचा है, तो जवाब है हाँ। अगर सवाल है कि क्या एथेनॉल ने शुगर इंडस्ट्री और किसानों को भी आर्थिक फायदा दिया है, तो इसका भी जवाब है हाँ। लेकिन अगर सवाल है कि क्या शुगर केन को बड़े पैमाने पर एथेनॉल में डाइवर्ट करने से टाइट शुगर मार्केट में सप्लाई कम हो सकती है, तो जवाब है हाँ। इसका स्पष्ट इकोनॉमिक लॉजिक है और मौजूदा 2026 की स्थिति में यह चिंता वास्तविक है। और अगर सवाल यह है कि क्या E20 को सफल बनाने के लिए हमें जरूरी रूप से इतना गन्ना एथेनॉल में डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसका जवाब है जरूरी नहीं। यही वजह है कि आज मेज, राइस और दूसरे फीड स्टॉक्स की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो रही है। तो दोस्तों, E20 को सिर्फ अच्छा या बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन असली सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या हम इंपोर्टेड ऑयल बचाने के लिए डोमेस्टिक फूड सप्लाई पर दबाव डाल रहे हैं? अगर एथेनॉल हमें विदेशी तेल से आजादी दिलाता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में वाटर इंटेंसिव शुगर केन की डिमांड बढ़ती है, शुगर सप्लाई टाइट होती है और कंज्यूमर्स को महंगी चीनी खरीदनी पड़ती है, तो हमें पूरी पॉलिसी का कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन दोबारा देखना चाहिए। भारत को एथेनॉल चाहिए, लेकिन शायद भारत को गन्ने से एथेनॉल की जगह सही फीड स्टॉक से एथेनॉल चाहिए, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन फूड सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। और शायद E20 की असली सफलता इस बात से तय होगी कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाते हैं या नहीं। यह नहीं है, बल्कि यह है कि उस 20% एथेनॉल के लिए हम अपने देश के पानी, किसानों और कंज्यूमर्स पर कितनी कीमत डालते हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत को E20 जारी रखना चाहिए, लेकिन शुगर केन बेस्ड एथेनॉल कम करके मेज और दूसरे फीड स्टॉक से एथेनॉल बढ़ाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जिन्हें हम किसी पॉलिसी को सिर्फ सपोर्ट या अपोज नहीं करते, बल्कि उसके पीछे पूरे इकोनॉमिक्स और ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।